हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रविकांत सर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम 9th और 10th की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से हमने 9th का दो चैप्टर हमने कर लिए हैं अभी तक, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ बायोलॉजी का, क्योंकि हमारा बायोलॉजी 25 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से चैप्टर का नाम है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि हमारे लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है क्या। तो हमने कई बार सुन रखा है कि किसी भी लिविंग थिंग का जो सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा है कि सेल सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या बनता है, सेल बनता है। सेल के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जिसके बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरा एक लिविंग थिंग बन करके रेडी होता है। तो इसमें हम यही समझने वाले हैं कि किसी भी लिविंग थिंग की जो फंडामेंटल या सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो है क्या, कैसे कोई भी लिविंग थिंग बनता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक का नाम हमने रखा है क्या, व्हाट इज सेल। आखिर सेल है क्या। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, तो सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। फंक्शनल मतलब जो उसका एक फंक्शन है जिससे हम कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं, और स्ट्रक्चर मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर है। क्योंकि अब हम पढ़ेंगे जैसे जैसे वीडियोस में आगे, तो हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर नॉर्मल एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आप लोग पढ़ोगे स्पर्म सेल्स के बारे में, स्पर्म सेल का एक अलग स्ट्रक्चर है, एग सेल का एक अलग स्ट्रक्चर है, हमारा नर्वस टिश्यूज जो होते हैं उनका एक अलग है। तो सभी के स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग हैं और सभी के फंक्शंस भी अलग अलग हैं। ठीक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए बोला गया है व्हाट इज सेल। सेल में लिखा है सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारे लाइफ की जो भी है ना स्ट्रक्चर है, और हमारी लाइफ के जो भी फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, वो कौन है, वो हमारा सेल ही है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है, तो मैंने अभी बताया कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और मिलियंस ऑफ सेल्स। मतलब मेरे बॉडी में है ना, मैं एक लिविंग थिंग हूं, तो मेरे बॉडी में करोड़ों या बिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, जिससे मैं मिलकर के बना हूं। ऐसे ही कोई भी थिंग जो लिविंग है वो किससे बनी है, वो भी सेल से बनी है। फिर आपको शायद कंफ्यूजन हो, लिविंग थिंग्स किसको पहचानेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो लिविंग थिंग्स होने के लिए सबसे पहले आता है क्या, वो मूव करता हो। दूसरा लिख सकते हैं क्या, वो ग्रो करता हो। तीसरा क्या लिख सकते हैं, है ना, मूव हो गया, ग्रोथ हो गया। और तीसरा लिख सकते हैं कि उसे फूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, और भी कंडीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। आगे तो हमने बोला क्या कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो हमने बोला लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है क्या, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और बिलियंस ऑफ सेल्स से। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लिविंग थिंग्स हैं, तो जैसे कि मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया कि हमारा स्ट्रक्चरल कैसा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। तो मैंने बताया, क्या बताया था अभी, कि सेल, तो ये एक हमारा सेल है। ठीक है, और बहुत सारे सेल जब ये है ना 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 बनाए। तो मान लो ग्रुप ऑफ सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाएंगे। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल जाएंगे तो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे हम सुनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, ये सब हमारे सिस्टम्स के एग्जांपल, जिससे पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनकर रेडी होता है, जो आप लोग 10th क्लास में अच्छे से डिस्कस करोगे, इसके बारे में डीपली पढ़ोगे। फिर जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जा रहे हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बनकर रेडी हो जाता है। सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, ऐसा अदर्स एनिमल्स में भी है, वैसे ही प्लांट्स में भी है, क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स होते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा कि सेल सेल सेल, आखिर डिस्कवरी कैसे हुई सेल की, तो वही पढ़ना है डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, कि सेल की डिस्कवरीज कैसे हुई और कैसे समय के साथ इसके साइंस के फील्ड में सेल्स के लेकर डिस्कवरियां होती चली गई। जिनमें सबसे पहले नाम आता है हमारे रॉबर्ट हुक का।
जिन्होंने 1665 में एक डेड सेल डिस्कवर किया था। कब? 1665 में एक डेड सेल डिस्कवर किया था। लिखा ना, डिस्कवर्ड एंड कॉइन्ड द टर्म सेल। मतलब ये हुआ, कॉइन्ड मतलब है सबसे पहले जो सेल वर्ड यूज किया था ना, वो कौन थे? वो हमारे रॉबर्ट हुक थे। कब किया था? 1665 में। और इन्होंने ही डिस्कवर डेड सेल, जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था वो डेड था। हाँ, भरसक डेड था, लेकिन इन्होंने एक टर्म ढूंढ लिया कि भाई कोई चीज है, सेल है ना। और हमने पढ़ा कि प्लांट्स के मोस्टली पार्ट्स जो होते हैं, मोस्टली सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। लेकिन हाँ, ये टर्म तो आ चुका था, डिस्कवरी हो गई थी कि सेल भी कोई चीज है जिससे लिविंग थिंग्स बनी हुई होती है। दूसरा नाम आता है एंटोनियो वान लेनुहुक के बारे में। थोड़ा सा नाम कंफ्यूजन है, क्या है? एंटोनियो वान लेनुहुक के नाम का इनका, ठीक है। जिन्होंने लिविंग, है ना, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कब? 1674 में। लिखा ना, ही डिस्कवर लिविंग सेल इन 1674। ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा आता है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ये गलती हुई थी हमारे से। तो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये सेल होता है, सेल के जरूर हम ज्यादातर सेंटर में बनाते हैं, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि हमारे सेल का जो ब्रेन है वो हमारा न्यूक्लियस ही कहलाता है। मतलब कि सेल कौन कौन से एक्टिविटीज करेगा, कौन कौन से फंक्शन करेगा, ये सारा कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। इसलिए कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। किसको? न्यूक्लियस को। तो ये डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में, ठीक है। बाकी आप लोग पिक्चर देख सकते हो। लास्ट जिनका नाम है क्या? पुरकिन जी, ठीक है ना। लास्ट जिनका नाम है पुरकिन जी के नाम से इनको जानते हैं, जिन्होंने, है ना, प्रोटोप्लाज्म, मैंने पूरा नहीं लिख पाया हूं, क्या? इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का टर्म दिया था, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली कहें तो जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? मैं यहां पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोग देख लेना। जैसे हमने बोला ये सेल है, सेल क्या बना? सेल के कहीं पर भी न्यूक्लियस हो सकता है, और ये जो स्पेस खाली है, क्या है? ये जो स्पेस खाली है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहां पे जेली लाइक लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो कि बहुत हेल्प करता है किसमें? किसी भी लिविंग थिंग्स को, ठीक है। बाकी मैं जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इनको भी हम डीपली पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी है क्या। तो सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला नाम है क्या? मैथियास स्लेडन। क्या? मैथियास स्लेडन, जिन्होंने 1838 में बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्या बताया? कि जितने भी हमारे आसपास प्लांट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्लांट्स। किसने बताया? तो मैथियास स्लेडन ने। कब? 1838 में। जस्ट उसके एक साल बाद, कब? 1839 में, जिनका नाम था थियोडोर स्वान। क्या नाम था? थियोडोर स्वान, जिन्होंने बताया कि भाई जब सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने हैं, तो सारे एनिमल्स भी किससे मिलकर बने हैं? सेल से। इसलिए उन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। किसने कहा? थियोडोर स्वान ने कहा था। कब कहा था? 1839 में। नेक्स्ट और लास्ट जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने कुछ टाइम लिया, बताया भैया प्लांट सारे सेल से मिलकर बने हैं, एनिमल सारे सेल से मिलकर बने हैं, ये सेल आ कहां से रहा है? कहीं ना कहीं से सेल आया होगा ना। तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, है ना, 16 इयर्स का। उसके बाद कब? 1855 में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि जो भी हमारे सेल है ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल है। मतलब पहले से जो सेल मौजूद था उसी से नए नए सेल बनते जा रहे हैं। और ये चीज मैंने यहीं से बताया कि एक सेल से बहुत सारे सेल बन रहे हैं, और बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक टिश्यू बना रहे हैं। तो ये चीज किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। लिखा ना, ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले से मौजूद जो सेल है उसी से और नए सेल बनते जा रहे हैं, जिससे पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन करके रेडी होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जिसमें हम 2 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनी मतलब समझ में ही आ रहा है, ठीक है। तो पहला करते हैं यूनी के बारे में। जैसा अगर मैं बताऊं तो यहां पर जो यूनी का मतलब है, क्या होता है? यूनी मतलब ध्यान रखो 1, ठीक है। यूनी मतलब क्या है? यहां पर 1 से।
मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ वन सेल से मिलकर के बने हैं। हमने डिस्कस किया ना, लिविंग थिंग्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन सेल ही क्या करते हैं, पाए जाते हैं। तो देखो लिखा भी हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ वन सेल से ही मिलकर के बने होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, लिखा है। अब जैसे मैंने बताया पूरे बॉडी में एक ही सेल है, तो उनके बॉडी के जो भी फंक्शंस है, जैसे कि ब्रीथिंग, ईटिंग, है ना, मूवमेंट, ग्रोथ, सब कुछ कोई कौन कर रहा होगा, एक सेल। मतलब ये हुआ कि एक ही सेल है और एक ही सारा सेल सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है, तो मतलब एक टाइम पर वो एक ही एक्टिविटी कर सकता है। जैसे मैं क्या हूं, मल्टी सेलुलर, मेरे बहुत सारे सेल्स हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं देखो बोल भी रहा हूं, टॉकिंग का काम भी कर रहा हूं, आपको देखने का भी काम कर रहा हूं, अपने हाथ पैर भी हिला रहा हूं, तो मतलब मैं एक साथ बहुत सारे मूवमेंट्स कर पा रहा हूं, है ना। लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, ये एक टाइम पे या तो ब्रीथ ही कर ले होंगे, या तो मूवमेंट, है ना, अपने बॉडी के पार्ट्स को हिला पाएंगे, या तो फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे। मतलब एक टाइम पर एक ही काम परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव ओनली वन सेल, ठीक है ना। देखो लिखा है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस, है ना, जितने भी लाइफ के फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करेगा, एक सिंगल सेल करेगा। जैसे मूवमेंट हो गया, है ना, ईटिंग हो गया, या ब्रीथिंग हो गया, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे फिर बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो जैसे मैं हूं, तो मेरे पास, जैसे हम लिविंग थिंग्स जो हैं, जो मल्टी सेलर में आते हैं, तो उनके पास स्पेसिफिक क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। लेकिन इनके पास तो एक ही सेल है, तो एक सेल होने की वजह से क्या करेगा, सारे फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होगा। इसलिए लिखा हुआ है, इन दिस रिप्रोडक्शन इज डन बाय द सिंगल सेल। तो जो वन सेल है वही सेल रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन मल्टी सेल्स में अलग है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे जब इनके पास एक ही सेल है तो होगा क्या, तो एक सेल होने की वजह से इनकी लाइफ स्पैन, मतलब इनका लाइफ जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब कम टाइम तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। इसे लिखा है, द लाइफ स्पैन ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज वेरी शॉर्ट। क्या होता है, इनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। कई ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जो अभी मान लो उनका बर्थ हुआ 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मरी गए, 1 दिन बाद 2 दिन बाद मरी गए, इतने छोटे, इतने कम शॉर्ट लाइफ इनकी होती है, बिकॉज ऑफ दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। जैसे एग्जांपल, जैसे हम बहुत बार छोटी क्लास में पढ़ करके आए हैं अमीबा के बारे में। अमीबा का स्ट्रक्चर आप जानते हो, उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। और लास्ट हमारा आता है इसमें बैक्टीरिया, ठीक है, समझ में आया। बाकी साथ साथ आप लोग यहां से नोट्स भी बनाते रहो। बाकी हम अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो हमने अभी डिस्कस किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, तो ये ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एक से ज्यादा क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है ना, नंबर्स ऑफ सेल इज वेरी हाई इन द नेचर, ठीक है ना। मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें जो सेल नंबर्स ऑफ सेल्स पाए जाएंगे वो बहुत सारे पाए जाएंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर में सिर्फ 1 ही थे। आगे नेक्स्ट, जैसे में हमने पढ़ा यूनिसेलुलर में क्या पढ़ा कि वो एक सेल ही है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, लेकिन यहां पर नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या बोला गया, डिफरेंट सेल, है ना, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कैसे भैया, मतलब कि मूवमेंट के लिए, जैसे मैं हूं तो मेरे मूवमेंट के लिए पैर्स है, चलने फिरने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, है ना, ईटिंग के लिए मेरा, है ना, ईटिंग के लिए भी अलग बॉडी पार्ट्स होता है। वैसे ही रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल्स में, है ना, वैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब क्या दिख रहा है यहां पर कि मल्टी सेलुलर्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द डूइंग एनी टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने वहां पे पढ़ा था उनकी लाइफ स्पैन छोटी थी, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन। मतलब इनकी लाइफ स्पैन जो होती है बहुत, है ना, क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा यूनिसेलुलर में वो क्या थे, वो 10 मिनट में मर जाएंगे, घंटे में मर जाएंगे, 2 दिन में मर जाएंगे, 3 दिन में मर जाएंगे। लेकिन हम 100 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं,
है ना, 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब हमारी लाइफ स्पैन जो है वो बड़ी है। जैसे इसमें एग्जांपल देख लो, इसमें एग्जांपल आता है प्लांट्स का, फंगीज का, एनिमल्स और हम ह्यूमंस, जिसमें हम खुद आते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट आर सेल मेड अप ऑफ। अब सेल किससे मिलकर के बना है? तो मैंने थोड़े बहुत बताए थे कि सेल के अंदर क्या होता है भैया, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म होता है, ये हमने पीछे डिस्कस किया। लेकिन सेल हमारा जो होता है वो 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। किससे? 4। पहला आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तीसरा आता है सेल वॉल और फोर्थ आता है हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो फटाक से शुरू करते हैं। तो पहला आता है सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, हमें यह समझना है। लिखा ना, इट सेपरेट ईच सेल फ्रॉम द अदर सेल। मतलब कि ये हमारा जो प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन है ना, वो क्या करता है, सेपरेट करता है किससे, किसी भी अदर सेल से। मान लो ये एक सेल है और ये एक सेल है, समझ में आ रहा है? ये 2 सेल्स हैं, तो इन 2 सेलों को सेपरेट जो कर रहा है ना, ये बाहर वाली लेयर कर रही है। अगर ये बाहर वाली लेयर ना होती तो ये तो आपस में मिक्स कर जाते, नहीं कर जाते। तो इनके बाहर एक लेयर है, उस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, उस लेयर को हमको कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते। मतलब ये हुआ कि 2 डिफरेंट सेल्स हैं। मान लो ये 2 सेल्स थे, तो 2 सेल्स को डिफरेंट करने, है ना, डिफरेंट करने में या अलग रखने में हेल्प किसने किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किया। इट अकर्स इन द बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, अब ये बना किससे हुआ है? तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यूज, ठीक है ना, आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे आप लोग लिपिड से और प्रोटीन से बना हुआ होता है। एग्जाम्पल नेक्स्ट आता है इट इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल है। अब बात समझो ना, जब ये 2 सेल्स आपस में टकराएंगी, अगर हार्ड हो तो टूट जाएंगी ना, तो जब ये आपस में टकराएंगी तो एक मामला ऐसा था, तो टकराएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, है ना, फैल, जैसे बैलून 2 टकराते हैं आपस में फैल जाते हैं। मतलब तो समझो फ्लेक्सिबल है, जिसे टच में आएंगे तो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब मैंने क्या बनाया है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लो कि ये है ना, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा है एक सेल है। सेल की जो यह लेयर है ना, या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर भी एक लेयर होती है, इसके बाहर भी एक लेयर होती है, जिसे बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जो हमारा अगला टॉपिक भी वही है। अब बात क्यों बोल रहा हूं, मैंने यहां पर क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो सेल वॉल्स दोनों में नहीं पाए जाते, सेल वॉल ओनली प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते। ये भी आप लोगों को पॉइंट आउट करना है, कहीं पर नोट बना के लिख लो, क्या, सेल वॉल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो अंदर वाली लेयर है, उसी को हम लोग सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। देखो, तो अगला टॉपिक भी वही है, सेल वॉल। लिखा है इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट, मतलब सबसे बाहरी या सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या है हमारी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। लिखा है ना, इट डज नॉट अकर इन द एनिमल सेल। आगे ना, मतलब ये हुआ कि इट इज फाउंड ओनली इन, है ना, क्या, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। किसमें? तो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। क्या? हमारे सेल्स वॉल, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से बोल रहे हैं। आगे चले, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इट इज हार्ड होता है, पोरस होता है और डेड स्ट्रक्चर है। और मैंने शायद आप लोगों को इंट्रोडक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया कि प्लांट्स के ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं। तो क्या बोलोगे, इट इज हार्ड, पोरस एंड डेड स्ट्रक्चर होते हैं। कौन? हमारे सेल वॉल। अब पहला हमने कंप्लीट कर लिया, है ना, दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हमारा तीसरे पे, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बताया था, याद है ना आपको, क्या बताया था, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। लिखा है ना, देखो
देखिए ना, इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। ये भी आपके एमसीक्यू के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पर मार्क करके लिख लो, लिख लो क्या, कि हमारे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसने लिखा है ना, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। आगे ना, हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है हमारा न्यूक्लियस, जो कहां होता है हमारे, है ना, सेल के कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, यहां भी हो सकता 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 है, लेकिन हम ज्यादातर दिखाते हैं उसको सेंटर में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग या जस्ट फॉर सॉल्विंग, दिखाने के लिए या फिर समझने के लिए, लेकिन कहीं भी हो सकता है। आगे चले, नेक्स्ट, न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियस एंड क्रोमोटीन। क्रोमोटीन मतलब क्या होता है, तो क्रोमोटीन का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारा क्या बोला मैंने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोटीन। बाकी आप लोग बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और क्रोमोटीन्स पाए जाते हैं। अब चलते हैं हमारा फोर्थ, जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये तो बहुत छोटे छोटे थे, हमने डिस्कस कर लिया, ये बहुत बड़ा पार्ट है। अब पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है, पूरा चैप्टर के में हमें साइटोप्लाज्म के पार्ट्स पढ़ने हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है, तो जैसे मैंने बताया था कि मान लो ये हमारा क्या है, एक सेल है पूरा। अब सेल के अंदर, सेल के जो ये ऐसा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो खाली पड़ा हुआ है, ये यहां पर क्या भरा रहता है, यहां पे भरा हुआ रहता है फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड होता है, जेली टाइप फ्लूइड होता है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं क्या, इस वाले पार्ट को नाम देते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। देखो लिखा है, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो अगर मैं बोलूं ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने इसके बाहर भी तक क्लियर होती ना, ये क्या है, तो ये हो गया मेरा सेल वॉल, राइट, ये हो गया मेरा प्लाज्मा, है ना, मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस, सही है। तो इनके बीच में जो भरा हुआ है, यहां पर जो भी मटेरियल भरा हुआ है लिक्विड सा, ये जो भी लिक्विड भरा हुआ है इसमें, ये क्या है, यही हमारा क्या है, यही हमारा साइटोप्लाज्म है। तो वही तो बोल रहा है, इनसाइड द, है ना, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर ये वाली, है ना, तो इसके अंदर ही तो भरा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया। अब हमारा साइटोप्लाज्म दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला आता है हमारा सिस्टोल। क्या आता है, सिस्टोल। तो सिस्टोल एक एक्वेसियस फ्लूइड होता है, जिसमें इट कंटेन मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मतलब हमारा सिस्टोल एक प्रकार का एक्वेसियस सॉल्यूशन है, या फ्लूइड बोलेंगे, सॉल्यूशन ही फ्लूइड है, जिसमें क्या कंटेन पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दूसरा टाइप्स क्या है इसका, सेल ऑर्गेनेलिज। अब सेल ऑर्गेनेलिज के बहुत 6 पार्ट पढ़ने हमें, 6, जो मैंने 4 लिखे हैं। पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा आता है हमारा क्या, गोल्जी अपैरेटस, तीसरा आता है हमारा लाइसोसोम, और चौथा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने लिखा है ना मोर मतलब 2 और है इसके। तो हम अभी इसके बाद एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। समझ में आ रहा है। तो चलते हैं अब आगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जैसे कि हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा 2 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, सिस्टोल और सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है ना। जिसमें से हम सेल ऑर्गेनेलिज के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिज के 6 पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें से पहला पार्ट हमारा आता है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तब ये होता क्या है, तो लिखा है ना, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। हमने पढ़ा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर लेयर। तो ये नेटवर्क है किसकी, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स की, जो प्रेजेंट होता है कहां पर, हमारे साइटोप्लाज्म में, है ना।
एंड दीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। दो टाइप्स के सेल होती है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अब इसके भी दो टाइप्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, ER भी बोलते हैं। और इसके दो टाइप है, जिसका नाम है SER और दूसरे का नाम है RER। तो पहला पढ़ते हैं SER, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मतलब कि ऐसी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या ऐसे टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स जिनके ऊपर या जो टच करने में बहुत ही स्मूथ होंगे। क्यों स्मूथ है? क्योंकि इनके सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, लेकिन अपोजिट वाले रफ होते, बिकॉज उनके सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। देखो लिखा है ना, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुल्स। किससे मिलकर बने? बहुत सारे ट्यूबुल से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा, ये हेल्प करता है किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स, है ना, फैट्स मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स। हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, ये लिपिड बनाने में भी हेल्प करता है। कौन? ये हमारा SER। कौन? हमारा SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो क्या करता है? जो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स। और लिखा ना, दे हैव लेस राइबोसोम। इनमें राइबोसोम होते हैं बट बहुत कम होते हैं, जिसके जैसे इनके सरफेस पर, है ना, ये इनकी सरफेस पे राइबोसोम है ही नहीं, और ना होने की वजह से कैसे ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं। समझ में आया? आगे चलते दूसरा, जिसका नाम है RER। मतलब क्या? मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बात में आ गया रफ। रफ मतलब क्या हुआ? ये चिकना क्यों था? बिकॉज दे डोंट हैव राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, बट दे हैव, लिखा ना, दे कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। दैट्स वाई, क्या बोला मैंने, है ना, क्या बोला? दैट्स वाई दे, है ना, दैट्स वाई दे आर रफ। इसीलिए रफ होते हैं। कौन? हमारे RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। पहला, इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल से बने। सिस्टर्न्स मतलब है क्या? छोटे छोटे होल्स होना। मतलब इनकी सरफेस पे ना छोटे छोटे से होल्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्स होते हैं, जिसको सिस्टर्न कहा जाता है। एंड ट्यूबुल्स, तो बोल सकते हैं किससे मिलकर बने? वेसिकल से। और वेसिकल्स क्या होते हैं? जैसे ऐसे, ये एक वेसिकल है, सिस्टर्न बता दिया, मान लो छोटे छोटे से छेद इधर इधर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? ट्यूबुल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? दे हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हमारा लिपिड बना रहा था, लेकिन हमारा जो RER है, ये क्या बनाता है? RER हमारा प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। समझ में आया? बाकी मैंने समझाई दिया। दे कंटेन राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, दैट्स व्हाई दे आर रफ इन टच। नेक्स्ट, सेकंड, ये हमारा पहला था। अब है दूसरा, क्या है? गोल्जी अपैरेटस। कि आखिर गोल्जी अपैरेटस होता क्या है? तो अगर गोल्जी अपैरेटस के आप लोग देखोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो मतलब ग्रुप ऑफ वेसिकल्स। मैंने क्या बताया था? वेसिकल ऐसे होते हैं। तो ये क्या है? ये एक वेसिकल हो गया, है ना, ये दो वेसिकल्स हो गए, ये तीन वेसिकल्स हो गए। तो ग्रुप ऑफ वेसिकल्स मिल करके क्या बनाते हैं? गोल्जी अपैरेटस बनाते हैं। लिखा ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ वेसिकल विथ अ थिन मेम्ब्रेन। हाँ, ये शर्त है कि इनकी मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होगी, बहुत ही पतली होगी, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ग्रुप ऑफ, और एक के ऊपर एक पैरेलल रखे हुए, मतलब देखो ना, एक ना लाइन से एक के ऊपर एक पैरेलल रखे हुए हैं, इसलिए इनका नाम पड़ता है क्या? कुंडिका। क्या पड़ता है? कुंडिका। लेकिन वेसिकल आर पैरेलल ऑन टॉप ईच अदर विच इज कॉल्ड कुंडिका। और ये इसका हमारा पिक्चर है। ये हमारा पिक्चर है किसका? हमारे गोल्जी अपैरेटस का। किसका? हमारे गोल्जी अपैरेटस का। थर्ड, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है भैया? तो लिखा ना, इट इज प्रोड्यूस्ड इन गोल्जी अपैरेटस। मतलब कि लाइसोसोम प्रोड्यूस हुआ था गोल्जी अपैरेटस में, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर, है ना, एग्जाम।
हम आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यूज में पूछ सकता है, या है ना 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम गोल्जी अपैरेटस में बनता है, जिसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना, जिस वजह से जब एंजाइम्स है और कैसे डाइजेस्टिव, इसीलिए क्या करते हैं, दे क्लीन द सेल, सेल को साफ करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसीलिए कि दीज सेल डाइजेस्ट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स। मान लो कि लाइसोसोम का ही कोई पार्ट या बॉडी का ही कोई पार्ट क्या हो गया, बॉडी का ही कोई पार्ट मान लो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो ये इतना पावरफुल एंजाइम है कि अपने ही बॉडी पार्ट्स को भी डाइजेस्ट कर देता है, अपने ही बॉडी पार्ट को भी डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये लिखा नहीं है, लिख लो आप लोग, क्या बोलते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, मतलब अपने आप के बॉडी पार्ट्स को ही मार देता है या डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब ये हुआ कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्टोर रहती है। देखा ना, दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। पहला तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन से बनी है, एंड आउटर मेम्ब्रेन इज परफोर्टेड एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। मतलब कि इनर वाली जो होती है परफोल्ड होती है और इनर वाली जो होती है वो फोल्डेड होती है, एक के ऊपर एक लिपटी हुई सी होती है। और इसका मेन काम जो मैंने बताया, इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर एनर्जी। किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ एटीपी। आप लोग इसका फुल फॉर्म बताओगे, ठीक है, आप लोग इसका फुल फॉर्म बताओ मुझे कमेंट में, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग एक्टिव हो या नहीं। ठीक है ना, बताओ मुझे कमेंट में एटीपी का फुल फॉर्म। बाकी ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं सेल ऑर्गेनेल्स के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां पार्ट, जिसका नाम है प्लास्टिड। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होते हैं, तो ये अकर्स ओनली इन प्लांट सेल, मतलब ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते, दे आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। पहली बात ध्यान रखना। दूसरा, दे हैव देयर ओन डीएनए, मतलब अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है ना, क्या जो हमारा प्लास्टिड है, पहला तो ये प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। दूसरा, इनका खुद का डीएनए होता है और इनके पास खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है ना। आगे अब इनके टाइप्स भी हैं। क्या, प्लास्टिड के 3 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। पहला आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो दे आर व्हाइट इन कलर। आपने कभी प्लांट को, किसी भी छोटे से पौधे को खींचा हो, तो जो उसकी रूट्स निकल करके आती है नीचे, जो अर्थ के नीचे थी, वो कैसे दिखती है, हमें व्हाइट कलर की दिखती हैं। कैसे दिखती हैं, व्हाइट। तो वो जो व्हाइट था, क्योंकि वो जमीन के अंदर था, तो जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, वो व्हाइट वाला पार्ट क्या होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। इसलिए दे आर व्हाइट इन कलर एंड फाउंड इन द अंडरग्राउंड सेल्स। आगे ना, अंडरग्राउंड मतलब कि जो जमीन के नीचे दबी हुई होती है ना, उन सेल्स में पाए जाते हैं। और इनका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है। अब इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। अब पिगमेंट नहीं है तो क्या होगा, इनमें कोई कलर नहीं होगा, तभी तो मैंने बोला व्हाइट कलर के होते हैं। इसलिए देख ना, कंटेन नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट ही नहीं है। और पिगमेंट मतलब कलर से है, जो कलर देता है इनको, तो इनके पास कोई कलर नहीं, इसलिए व्हाइट कलर के होते हैं। यूज्ड इन स्टोर स्टार्च, है ना, ये क्या करता है, हेल्प करता है। जो स्टार्च क्या है, स्टार्च मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब एनर्जी। तो एक टाइप से कह सकते हो कि ये एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है। दूसरा पार्ट आता है, नाम है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं, ये मान लो कोई पौधा है, ठीक है ना, ये, और इसके नीचे क्या थे, रूट्स।
तो जो रूट्स वाला पार्ट था वो तो हमने पढ़ लिया, जिसको हमने नाम दिया क्या, ल्यूकोप्लास्ट, मतलब पहला टाइप किसका, हमारा प्लास्टिड का। अगर मैं बात करूं दूसरा जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट क्या है भैया, तो ये क्या होते हैं, रेड और ब्राउन इन कलर में होते हैं, है ना। और ये कहां पाए जाते हैं, स्टेम, मतलब कि ये वाला इलाका जो है ना, ये वाला इलाका, ये रेड और ब्राउन जो पाया जाता है, ये इस इलाके में कौन पाए जाते हैं, हमारे उस इलाके हमारे क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कलर में रेड और ब्राउन हो सकते हैं और स्टेम वाले सेल्स में पाए जाते हैं। अब इनके पास क्या है अपना, इनके पास अपना कुछ ना कुछ कलर है, तो मतलब क्या हुआ, इनके पास पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट, रेड, येलो, ब्राउन पिगमेंट कंटेन करते हैं। और कहां कहां पाए जाते हैं, फाउंड इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कहां पाए जाते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। और ये इनका कुछ पिक्चर है, इनका फिगर है, ऐसे दिखते हैं ये। क्लियर है। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है, इसका नाम क्या है, क्रोमोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है भैया, बात में समझ में आ रहा है, हमने पहले भी पढ़ रखा छोटी क्लास में, 8वीं क्लास में। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, तो दे आर ग्रीन इन कलर। कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं कलर में। और कहां पाए जाते हैं, अपर पार्ट, है ना, फाउंड इन अपर सेल्स। अपर मतलब जो ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर इलाके जो हैं ये ऊपर वाले, उनमें पाए जाते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल एग्जांपल दूं तो लीव्स में, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर कैसे आया है, तो मतलब उसके पास क्या है, अपना क्लोरोप्लास्ट है, लिखा ना, कंटेन क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं, है ना, तो हमारे लीफ में पाए जाते हैं। लीफ का जो कलर है ग्रीन, वो बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है। किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। अब क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है, किसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक प्रकार की एनर्जी ही है। क्या है, एनर्जी ही है, जो प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है ना। अब ये इसका फिगर है, कुछ ऐसे शेप में हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। खत्म। तो नेक्स्ट आता है हमारा छठा पार्ट, किसका, सेल ऑर्गेनिज्म का, सिक्स्थ पार्ट, छठा पार्ट और लास्ट पार्ट। ठीक है ना, यहां हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। वैक्यूल्स क्या आता है, तो वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंसेस। मतलब अगर नॉर्मल कहा जाए तो प्लांट सेल्स में या एनिमल सेल्स में जो भी फूड है, फूड जो सॉलिड फॉर्म में है, जो सॉलिड फॉर्म में है या फिर जो लिक्विड फॉर्म में है, उन सबको जहां ये सब जहां जाके इकट्ठा हो रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो इसलिए तो बोला यहां पर स्टोरेज सैक, एक थैला है। सैक मतलब क्या है, सैक मतलब थैला। कैसा थैला भैया, स्टोरेज का, जो सभी चीजों को अपने पास इकट्ठा करके रखने का काम करता है। ठीक है ना। अब भाई जैसे मैंने बताया, प्लांट साइज में बड़े होते हैं तो प्लांट्स में खाना भी ज्यादा बनेगा, है ना। ऐसे याद कर सकते हो कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, एंड स्मॉल इन एनिमल सेल। एनिमल छोटे हैं, प्लांट्स तो कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें क्या है, उनमें प्लांट्स में वैक्यूल्स लार्जर होते हैं और एनिमल छोटे हैं, तो उनमें क्या होता है, हमारा वैक्यूल छोटे होते हैं। ऐसे याद रख सकते हो। तो यहां पर हमारा सेल ऑर्गेनिज्म के 6 के 6 पार्ट डन, है ना। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी डन होता है। बाकी आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहो, है ना, वीडियो को पॉज करो और नोट्स बनाते रहो, ताकि आप लोगों के पास नोट्स रहेगा तो लेक्चर के बाद आप लोग एक बार नोट्स को भी पढ़ोगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। और हमारे पास टाइम नहीं है, मुश्किल से मुश्किल आपके पास 10 से 12 दिन और बचे हैं, आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, तो थोड़ा सा मेहनत भी करो। बाकी ये मेरा है ना, ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, कि मुझे पता है अगर आप लोगों को ये फोटो फॉर्म में चाहिए हो तो मुझे इस पे फॉलो भी कर सकते हो, मैं इस पे सारे अपडेट देता हूं। और बाकी आप लोग फोटो मांगोगे, क्योंकि यहाँ शायद दिख ना रहा हो लाइट पड़ने से, तो मैं आप लोगों को ये फोटो भी वहां पर शेयर कर दूंगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम पॉसिबल यही कोशिश यही करो कि आप लोग यहीं से बना लो, ठीक है, कि ज्यादा बच्चे नहीं चलाते होंगे, इसीलिए। समझ में आया। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बच्चों।